तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो टर्म है यहाँ पे, एक बायो टर्म है और एक लॉजी टर्म। और है क्लियर ये? तो बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो बायो मतलब होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पे हम लोग लिविंग का स्टडी करते हैं, इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर। अब बायोलॉजी का जो सबसे हम लोग अगर लिविंग की बात करें यहाँ पे, तो लिविंग कौन है, किसने लिविंग को देखा है? या बोलते हैं कि हम लोग लिविंग है, करते हैं हम लोग ये। लिविंग कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, कैसा होता है? तो हम लोग जस्ट एग्जांपल देते हैं कि देखिए हम ही लोग लिविंग है, और जो हमारे सराउंडिंग में जो प्लांट है या फिर जो भी एनिमल्स दिख रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, दैट ऑल आर द लिविंग्स। हम लोग उनको लिविंग कहते हैं। लेकिन लिविंग एक्चुअल में है कैसा, किसने देखा? कैसे बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि वो रेड कलर है, ब्लू कलर है, कैसा है, तो किसी ने ही देखा। एक्चुअल में लिविंग को हम लोग जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं कि वी आर लिविंग, प्लांट्स आर लिविंग, उसके लिए सर्टेन कैरेक्टर्स। लिविंग के लिए क्या है, कुछ कैरेक्टर्स है। अगर ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एक्चुअल में लिविंग कहते हैं। और क्लियर? इसमें आप पढ़ेंगे, आपको बताएंगे हम भी कि कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं जिससे हम लोग लिविंग क्या हो सकते हैं, कैटेगराइज हो सकते हैं कि हम लोग लिविंग हैं, और कौन सा नॉन लिविंग है। तो सबसे पहला और जो बेसिक यहाँ पे जो कैरेक्टर हम लोग बात करते हैं वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है वो? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सुन रहे हैं आप? क्या नाम? कोमल, अर्पणा, और कौन से, रितेश है ना, चांदनी। तो देखिए यहाँ पे, तो आवाज सब तक पहुंच रही है, सब तक? तो हम लोग लिविंग को कैटेगराइज करने के लिए बता रहे हैं क्या कि हम लिविंग है, और ये बोर्ड जो दिख रहा है ये बोलते हैं कि नॉन लिविंग है। तो दोनों के बीच कहीं ना कोई क्या होगा, बैरियर कैरेक्टर्स होंगे जिससे हम अपने आप को लिविंग कर रहे हैं और इनको क्या बोल रहे हैं, नॉन लिविंग कर रहे हैं। उसी में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का हमने नाम लिया जिसका नाम था क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जितने भी लिविंग्स हैं सब के सब क्या है, सेल से बने होते हैं। ये आप 9th 10th 7th 8th से ही पढ़ते आते हैं ये, कि जितने भी लिविंग्स है दैट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल करते हैं हम लोग ये। तो हम लोग भी इसी सेल के ही बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे फंडामेंटल जो चैप्टर्स होते हैं यहाँ पे हम लोग बात करें, तो पूरी बायोलॉजी में जो हम लोग को 11th से 12th में जो दोनों में पढ़ना है, तो हमारे पास 3 फंडामेंटल चैप्टर्स हैं जिसको पढ़ने के बाद हम 11th के किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इवन 12th को भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें 12th पढ़ने में क्या होगा, परेशानी होगा, नहीं होगा अगर वो 3 फंडामेंटल चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल चैप्टर्स आपके 11th में ही है। एक तो है यही सेल की, जो हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं यहाँ पे, सेल चैप्टर है। दूसरा है फिर बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा होता है कौन, सेल साइकिल। तो ये 3 फंडामेंटल चैप्टर्स हैं। इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले इसी 3 चैप्टर को ही पढ़ें, उसके बाद फिर हम लोग आगे किसी भी चैप्टर को सही कर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि फिर कि ये चैप्टर हम पहले पढ़ लेंगे, ये चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर किसी भी चैप्टर को हम ओपन कर सकते हैं। बताए ना 11th के चैप्टर को या 12th की चैप्टर को भी ओपन कर दे। यानी 11th का बच्चा अगर ये 3 चैप्टर को जानता है और कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है अगर बायोलॉजी का, चैप्टर की नॉलेज है, तो उसे 12th में भी पढ़ाया जा सकता है। उसमें 12th पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे ये लिविंग का। तो लिविंग का हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पता है, वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेल। और जब सेल पढ़ते हैं तो हम लोग सेल का स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। देखिए ये 2 टर्म है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। साइटोलॉजी, अब आप ये पढ़ते आए हैं, ये भी जानते होंगे आप कि साइटोलॉजी किसको कहते हैं। जो जानते हैं वही चीज को हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि साइटोलॉजी क्या क्या बोलते हैं, कि स्टडी ऑफ सेल कर देते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। क्या बोले इसे? स्टडी ऑफ सेल। ऑफ सेल, क्लियरली स्टडी ऑफ सेल करते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं साइटोलॉजी। लेकिन स्टडी ऑफ सेल में आप क्लियर है आपको? देखिए एक टर्म फिर हम लिख रहे हैं यहाँ, एक बोलते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी। टर्म आया सेल बायोलॉजी। अब ये किसको कहेंगे यहाँ पे?
साइटोलॉजी तो क्लियर है कि स्टडी ऑफ सेल को कह दिया हमने। तो सेल बायोलॉजी किसको कहेंगे? जैसे ये टर्म उसी तरह से आया है बायोलॉजी में जिस तरह से आजकल हम लोग मोबाइल्स का यूज करते हैं। क्या होता है, देखते हैं एक ही कंपनी का 10 तरह की वर्सन में मोबाइल आ रहे हैं। पता चला कि हमारे पास जो मोबाइल है वो 1 साल पहले आया था, हमने खरीदा, पता चला कि 1 साल बाद फिर उसी कंपनी की न्यू वर्सन, बोलते हैं ना अपडेट वर्सन आया फिर से। तो ये जो अपडेट टर्म जो यूज करते हैं, यानी नए फीचर्स के साथ फिर से मोबाइल आया, जो फीचर्स हमारे पास नहीं होगा वो नए मोबाइल में मिलेगा। उसी ढंग से यहाँ पे एक अपडेट टर्म आया, कौन सा आया? सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी भी वही है क्या? तो स्टडी ऑफ सेल with their metabolic aspect, मेटाबॉलिक एस्पेक्ट, यानी सीधे एक साफ लैंग्वेज में आपको बोले तो सीधे हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल, या किसी को आप बोलते हो कि ब्रॉड स्टडी ऑफ सेल। यानी यहाँ ब्रॉड और डिटेल की बात कर रहे हैं किसके लिए? सेल बायोलॉजी के लिए। लेकिन इसके लिए नहीं यूज करते क्योंकि इसको लिमिट कर दिया गया। इसको स्टडी ऑफ सेल जो करते हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टडी ही करते हैं, किसमें? तो साइटोलॉजी में। उसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते, किसमें? साइटोलॉजी में। लेकिन इसके अंदर कौन क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चरल स्टडी भी आ जाएगा और पूरी डिटेल फिजियोलॉजी, यानी अंदर में न्यूक्लियस का स्टडी भी हम लोग कर सकते हैं, वेरियस ऑर्गेनेलिस का भी, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, पूरी डिटेल, पूरी जेनेटिक्स क्या है उसका, और पूरी फीचर्स का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको टर्म क्या यूज करते हैं? सेल बायोलॉजी। बनाइए, यानी सीधे बोलेंगे डिटेल स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे? सेल। इसके अंदर सभी आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बायोलॉजी कहेंगे। जबकि साइटोलॉजी को क्या कर दिया गया? लिमिट कर दिया गया, सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो देखिए ये दो कंटेंट लेकर आया ये टर्म, कौन? सेल बायोलॉजी। हो रहा है क्लियर? अब हम लोग सबसे पहले जो आप 9th-10th में पढ़े हैं हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप डिफिनीशन भी जानते हैं, क्या जानते हैं? डिफिनीशन ऑफ सेल भी जानते हैं आप यहाँ पे। तो डिफिनीशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या डिफिनीशन होगा? आप में से कोई बताएंगे? जैसे बहुत सारे हमें नाम दिख रहा है यहाँ पे, चांदनी और क्या बोले अर्पना, फिर क्या है आपका नाम बोलते हैं यहाँ पे, कोमल, रितेश, जो भी है आप बताएंगे यहाँ पे व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ द सेल? सेल की डिफिनीशन क्या होगा? Structure and functional unit of life. हाँ फिर से एक बार, फिर से लाउडली थोड़ा बोलिएगा। Structure and functional unit of life. हाँ आप कौन बोले? क्या नाम हुआ आपका? Sir, कोमल. कोमल बोले। और भी है रितेश कुमार या चांदनी, कोई भी आप बता सकते हैं? और या आप लोग सुने क्या बोली है कोमल? कोमल क्या बोली आप सुने? नहीं सुन पा रहे क्या? अच्छा हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज जा रहा है अब तक? तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेल जो है पहले फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हो रहा है। अब देखिए लाइफ टर्म है तो आपको और क्लियर कर दे। अब अभी जो टर्म हम लोग बायोलॉजी टर्म यूज करते आ रहे हैं, ये कि बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप जब जाइएगा अभी जो नए नए यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं, नए नए जो कॉलेजेस खुल रहे हैं, उसके जो प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा, आप जानना चाहिएगा कि इस यूनिवर्सिटीज में, इस कॉलेजेस में कौन कौन से स्ट्रीम की स्टडी होता है। तो जनरली उसके लिए देखते हैं लोगों को प्रोस्पेक्टस मिलता है जिसमें आपको पूरा डिटेल दिया रहेगा कि इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्ट्रीम की स्टडी होता है, यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो उसमें हो सकता है आपको बायोलॉजी नहीं लिखकर वहां पे क्या लिख देगा? लाइफ साइंस। अब देखिए जैसे बोले ना कि अपडेट होते जा रहा है टर्म्स, अब बायोलॉजी नहीं
मिलकर आपको बड़ा प्रोटेक्ट प्रोफेशनल डिग्री बायोलॉजी का यहाँ होता है कि नहीं पढ़ाई, यहाँ स्टडी होता है कि नहीं, पता चला बायोलॉजी आपको मिला ही नहीं कहीं लिखा हुआ, उसकी जगह क्या टर्म यूज कर देगा, लाइफ साइंस यूज कर देगा। तो देखिए इसी टर्म से हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो पहले बोल रहे थे वही चीज यहाँ पे। तो यही डिफिनेशन हम लोग 9th-10th में भी पढ़ते हैं, वही डिफिनेशन हमने यहाँ पे भी लिखा है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो सेल का स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो कैसे होगा स्टडी। सोचिए कि सेल हमारे पास कैसा है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक, यानी खुली आंखों से तो दिख नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो चश्मा पहने हुए वो देख लेगा, वो भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि चश्मे में इतनी पावर नहीं होता है कि वो आपको सेल को दिखा देगा। हाँ, इसके लिए क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप को उठाना पड़ेगा, यानी माइक्रोस्कोप आपके पास होगा तो आप सेल को देखने में सक्षम हो सकते हैं। किसके किसके वजह से? माइक्रोस्कोप के वजह से, क्योंकि सेल जो है वो कैसा है, सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे किसकी? माइक्रोस्कोप का, क्योंकि जो सेल है उसकी स्टडी बिना माइक्रोस्कोप का नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग थोड़ी सी फोकस करेंगे टर्म माइक्रोस्कोप। तो टर्म यहाँ पे आएगा अब माइक्रोस्कोप। अब देखिए यहाँ भी दो टर्म है। माइक्रो मतलब क्या बोलते हैं? स्मॉल, और स्कोप मतलब टू सी, यानी छोटे को देखने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या है यहाँ पे? तो कहेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट है एक तरह से, यहाँ पे कहेंगे जिसका यूज हम लोग करते हैं किसको देखने के लिए? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो ये क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to see microscopic structure। इसका यूज हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को क्या देखने के लिए? इसको देखने के लिए, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको माइक्रोस्कोप। हो रहा है क्लियर? ये अब ये माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ या इन्वेंशन हुआ, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो दोनों में टर्म में आप पहले भी आपको बताया गया होगा 9th-10th की क्लासेस में आपको कि डिस्कवरी एक टर्म है और एक इन्वेंशन टर्म होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इस अर्थ प्लैनेट पे, जब से अर्थ प्लैनेट बना तब से इसमें बहुत सारी लाइफ है, समझ गए? बहुत सारी लाइफ बना समय के साथ, लेकिन बहुत सारी लाइफ को आज तक हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो क्या होता है देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि खोजा जा रहा है, क्योंकि लाइफ है और पता नहीं है हमें, लेकिन उसे क्या हो रहे हैं? खोजते हैं। जब है, जैसे बोलते हैं घर में भी बहुत कुछ सामान रख देते हैं हम लोग, और कुछ सामान ऐसे जगह पर रख देते हैं जो मिल नहीं रहा है, नजर के सामने नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको ढूंढते हैं। यानी ये हमें कंफर्म है कि हमारे घर में वो है, कहीं रखा हुआ है, नजर के सामने है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके बारे में नहीं जान रहे हैं कि कहाँ पे है, क्या है वो, तो ढूंढते हैं उसको। तो डिस्कवरी भी यही टर्म है। डिस्कवरी मतलब खोजना, यानी लाइफ में यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ है और किसी को मालूम नहीं है वो, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको डिस्कवरी करते हैं। लेकिन इन्वेंशन किसको कहते हैं? जो पहले से कभी था ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं पहले से, और वो नया चीज यहाँ पे आ रहा है अर्थ प्लैनेट पे, ये फर्स्ट टाइम आने जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंशन कहते हैं। हो रहा है क्लियर? ये तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुआ? बताएंगे आप? चांदनी, रितेश, कोमल, कोई भी बता सकते हैं? इन्वेंशन हुआ। हाँ, इन्वेंशन हुआ। क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ। तो अब क्वेश्चन ये होता है, यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिखते हैं, ये जो माइक्रोस्कोप है, देखिए लाइन दिख रहा है यहाँ से, ये माइक्रोस्कोप लिखेंगे इन्वेंटेड बाय। जब इन्वेंशन हुआ तो किसने इन्वेंट किया? एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पे बनाया ये इंस्ट्रूमेंट, ये जिससे आज इतनी बड़ी क्या हो रहा है? स्टडी किया जा रहा है। आज कुछ बोल रहे हैं हम लोग, ये ऑनलाइन आने का पर्पस किसके वजह से हम लोग ऑनलाइन आए हुए हैं? कोरोना के वजह से आए हुए। अब उस कोरोना को भी आपने फोटोग्राफ टेलीविजन पे उसकी पिक्चर देखे, दिखाया गया आपको कि देखो कोरोना इस टाइप का होता है, ऐसा शेप है।
वो शेप भी किससे निकाला गया, तो ये एक बेहतरीन जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया माइक्रोस्कोप, उसी से उसका भी इमेज निकाला गया होगा, उसी से देखा गया होगा उसे। तो इस इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन करने वाले, इन्वेंटेड बाय किसने, तो बोलते हैं यहाँ पे जेड जॉनसन, जेड जॉनसन। और एक और थे साथ में, उनको बोलते हैं एच जॉनसन। तो देखिए ये जॉनसन ने क्या किया, इस माइक्रोस्कोप को यहाँ पे इन्वेंट कर लिया, मतलब बना दिया। अब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को हम लोग आसानी से देखने में सक्षम हो गए। आपके स्कूल में भी माइक्रोस्कोप होगा, समझ गए। तो आपके स्कूल में जो माइक्रोस्कोप है वो कौन सा माइक्रोस्कोप है, आप फिजिक्स में भी माइक्रोस्कोप पढ़िएगा, वहां पे फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा आपको कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक लाइट वाली चैप्टर जब आता है तो वहां पढ़ना रहता है हम लोग को, तो वहां बताया जाएगा आपको, या 9th में भी आपको बताया गया होगा माइक्रोस्कोप के बारे में। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप फिजिक्स में बताया जाता है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वहां पे जो बेसिक डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड में, वो लेंस को लेकर के बताया जाता है। सिंपल में सिंगल लेंस यूज होता है और कंपाउंड में एक से अधिक लेंस यूज होते हैं। लेकिन यहाँ बायोलॉजी में भी हम लोग टाइप ऑफ क्या हो गए, माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। तो यहाँ जो भी बात होगा वो कंपाउंड के टाइप की बात होगा, क्योंकि यहाँ सब के सब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज होता है और उसी में कई टाइप बनाए गए हैं यहाँ पे। तो जो आपके स्कूल में भी आप देखे होंगे कि आपके स्कूल में भी माइक्रोस्कोप आपको दिखाया गया होगा, यूज किया रहा होगा आपने, हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाए भी गए होंगे आपको। तो जो स्कूल में माइक्रोस्कोप आपको देखने को मिला वो कैसा माइक्रोस्कोप होता है, तो देखिए उसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप के लिए देखने के लिए आपको देखिए एक क्या हो गया, एक प्रॉपर लाइट की जरूरत पड़ता है वहां पे। मतलब आप डार्क में या कहा जहाँ पे कम लाइट है, डिम लाइट है, वहां पे आप नहीं, आपको नहीं दिख पाएगा कोई भी जिसको आप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उसको एक सफिशिएंट लाइट की जरूरत पड़ता है। इसलिए हम लोग जनरली स्कूलों में विंडोज के आसपास जाते हैं, क्योंकि विंडोज के आसपास लाइट ज्यादा आएगा वहां पे, और उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो भी देखना चाहते हैं, जनरली हम लोग बोलते हैं चिक्सेल्स या ओनियन पिल्स वगैरह दिखाया जाता है उसमें, तो उसको आसानी से देख लेते हैं हम लोग। पर क्लियर ये, तो स्कूलों में जो माइक्रोस्कोप है हमारा वो कैसा होता है, लाइट माइक्रोस्कोप। एक और यहाँ पे माइक्रोस्कोप है, देखिए अब बताते हैं कि अब इस अर्थ प्लेनेट पे बहुत छोटे छोटे क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग के जो टंग पे बैठा रहता है जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसमें दो तो बड़ा कॉमन होता है। आपसे पूछा जाए बताओ कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तुरंत आंसर आएगा आपके तरफ से कि सर बैक्टीरिया सबसे पहले, क्योंकि जानते हैं कि बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव में आता है, नहीं दिखता है हम लोगों को खुली आंखों से। तो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटा ये वायरस, इसलिए सबको परेशान करके रखा है वायरस, समझ गए। ये अब आपको इमेजिन करवा रहे हैं, या आपको 9th में बताया गया होगा कि वायरस इतना छोटा है, मतलब ऐसे समझ लो ये पूरा बोर्ड जो है ना, ये है बैक्टीरिया समझ लो, और उस पे ये एक पॉइंट जो दे रहे हैं ना, ये देखिए ये पॉइंट जो यहाँ दिखाए, ये पॉइंट जो है वो वायरस है। सोच लो बैक्टीरिया और वायरस में इस साइज का कितना बड़ा अंतर है। ये बोर्ड मान लो क्या, बैक्टीरिया, और इस बोर्ड के साइज के हिसाब से ये छोटा सा जो पॉइंट दिखा रहे हैं यहाँ, दैट इज द वायरस। यानी वायरस इतना छोटा होता है कि बैक्टीरिया के अंदर भी जाता है और बैक्टीरिया को भी डिजीज कॉज करता है, और क्लियर ये, और बैक्टीरिया को भी डिजीज कॉज करके उसे खत्म कर सकता है, और करता भी है। और क्लियर ये, तो हम लोग जो माइक्रोस्कोप स्कूल में जो यूज कर रहे थे उसे आपको बैक्टीरिया तक दिख जा सकता है, क्योंकि लेंस चेंज किया जाता है उसमें, तो लेंस चेंज करके हम लोग बैक्टीरिया तक देख सकते हैं। तो क्या वायरस का स्टडी कर सकते हैं उस माइक्रोस्कोप से? नहीं। तो वायरस के स्टडी के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप फिर से एक बनाया गया, क्योंकि वायरस को देखने में जो माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, ये जॉनसन एंड जॉनसन ने, ये नहीं देख पा रहा था। तो एक और माइक्रोस्कोप यहाँ पे बनाया गया फर्स्ट टाइम इस अर्थ प्लेनेट पे, वो भी माइक्रोस्कोप आया जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे स्ट्रक्चर को देखने में सक्षम था, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये आपको 9th 10th में 8 में बताया गया होगा कि वायरस की स्टडी के लिए स्पेशल हमारे पास क्या है, एक माइक्रोस्कोप है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप कोई भी माइक्रोस्कोप से स्टडी नहीं होगा वायरस का, जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से होगा। तो अब जब आपको इतना
आपको बता रहे हैं हम कि लाइट माइक्रोस्कोप नहीं देख पाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही वायरस को देख पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इसका मतलब बड़ा करने की क्षमता, छोटे को बड़ा करने की क्षमता ज्यादा होगा, तभी क्या होगा हम लोग देख पाते होंगे। तो इसके मतलब क्या हो गया कि मैग्नीफाइंग पावर, बड़ा करने की क्षमता को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाई करने की पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट माइक्रोस्कोप के रिस्पेक्ट में कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए वो वायरस जैसे स्ट्रक्चर को भी क्या होता है आसानी से देख लेता है। और तभी वो आज देख रहे कोरोना वायरस का इमेज आया निकल कर, कोरोना वायरस का जो शेप दिखते हैं हम लोग फोटोग्राफ्स में, वो किससे लिया गया होगा? पहले तो देखा गया होगा और फिर उसी से लिया गया होगा, इमेज उसका निकाला गया होगा, बनाया गया होगा कि ऐसा ही होता है, वो दिख रहा है जैसे आपको दिखा रहे हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं तुरंत से कि देखो ऐसा हो सकता है वो। तो ये था। तो अब दूसरा माइक्रोस्कोप हमारे पास कौन आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप अगर लिखते हैं तो ठीक है, अन्यथा स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं आप? लिख लिया सर। हाँ, अगर लिख लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं तो बेहतर होगा। स्क्रीनशॉट लिया कीजिए, लिखने से बचेंगे, बाद में लिख लीजिएगा आप। तो देखिए यहाँ पे एक और माइक्रोस्कोप की हम लोग बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या होगा यहाँ पे, अब बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब इसको भी बोलते हैं इन्वेंटेड वन। इसको बनाने वाले थे एम नॉल, और देखिए एम नॉल और ई रस्का, एम नॉल और ई रस्का, यहाँ भी दो व्यक्ति, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया। बनाइए, एक माइक्रोस्कोप का और नाम लिख देते हैं, दो ही से काम चलेगा। एक बोलते हैं हम लोग फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब कहते हैं इस माइक्रोस्कोप, इससे देखिए स्पेशली बोले यहाँ पे, स्पेशल ये वायरस के लिए स्टडी किया जाएगा। वायरस का स्टडी सिर्फ किससे होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से होगा। तो ये माइक्रोस्कोप क्या करता है? तो जब हम लोग सेल साइकिल पढ़े होंगे या आपको नाम सुने होंगे पहले कि सेल डिवाइड करता है तो उसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इस तरह के नाम सुने होंगे। तो ये डिफरेंट फेजेस में क्या होता है? सेल डिवीजन करता है। उस फेजेस के स्टडी के लिए यह माइक्रोस्कोप बनाया गया, और इसे बनाने वाले कौन थे? जर्निक। कौन थे? जर्निक, इन्होंने बनाया। एक व्यक्ति का और यहाँ पे हम नाम लेते हैं जिनका नाम था लीवेनहॉक। अब ये जो लीवेनहॉक जो थे, जो माइक्रोस्कोप बनाया गया, जो किसके द्वारा? यहाँ जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा जो बनाया गया माइक्रोस्कोप। तो देखिए लीवेनहॉक जो थे एक्चुअल में एक व्यवसाय करने वाले व्यवसायी थे, ये मर्चेंट थे, समझ गए? ये कपड़े का व्यवसाय करते थे, कॉटन का व्यवसायी थे, ये कॉटन का व्यवसाय करते थे ये। और इनके कॉटन में कुछ न कुछ इंसेक्ट लग रहे थे, कुछ ऐसे लग रहे थे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसमें कॉटन में, और कॉटन को बर्बाद कर रहा था, कॉटन खराब हो रहा था इनका। इन्हें दिख नहीं रहा था कि आखिर कौन सा चीज है जो हमारे कॉटन को खराब कर रहा है। तो इनको पता चला कि माइक्रोस्कोप एक बना है, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे छोटी वस्तुओं को, छोटी चीजों को देखने के लिए इन्होंने मार्केट से खरीदा और उसे देखना शुरू किया। तो जो माइक्रोस्कोप मार्केट में मिल रहा था उससे नहीं दिखाई, इनके कॉटन में क्या लगा हुआ है, कॉटन को इन्होंने देखना शुरू किया तो नहीं दिखा। तो इनको आइडिया था कि इसमें प्रॉब्लम है तो लेंस में, यानी लेंस उतनी पावर का लगता है नहीं हमारे पास है। तो इन्होंने लेंस सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। किसके? तो माइक्रोस्कोप का जो स्टार्टिंग में बना था माइक्रोस्कोप, उसके लेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने की क्रेडिट किसको मिला? लीवेनहॉक को। तो बोलते हैं ये क्या इन्होंने किया? तो इम्प्रूव, इन्होंने क्या किया? इम्प्रूव लेंस सिस्टम ऑफ माइक्रोस्कोप। ये लेंस सिस्टम को इम्प्रूव कर दिए क्यों? लीवेनहॉक।
यानी फाइनली इन्होंने देख लिया कि आखिर कौन सा ये हमें बर्बाद कर रहा है हमारे कॉटन को। तो ये यहाँ पे टर्म। अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, किसके किसके बीच बात करते हैं बेसिक डिफरेंस। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो माइक्रोस्कोप बना, एक्चुअल में ये लाइट माइक्रोस्कोप था। कैसा था ये? एक्चुअल में लाइट माइक्रोस्कोप जो बनाया गया सबसे पहले फर्स्ट टाइम। इसलिए आपसे देखिए बने तो कई माइक्रोस्कोप, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि पहले बनने वाला कौन था, तो ये माइक्रोस्कोप जो लाइट माइक्रोस्कोप था किन्होंने किया था, बनाया था? तो जेन्सन ने। इसलिए इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप की क्रेडिट मिला किसे? जेन्सन एंड जेन्सन को। इसके बाद ये सारे बने। तो अब यहाँ पे बात ये होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। तो एक दो पॉइंट का डिफरेंस है, इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखिएगा रितेश कुमार, आवाज जा रहा है ना? यस सर। लाइट माइक्रोस्कोप और हमारे पास दूसरा था एक, देखिए ऊपर लिखे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस होगा? तो सबसे पहला हम लोग सोर्स में देखते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। क्या डिफरेंस है सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट? तो सोर्स ऑफ लाइट में यहाँ जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें सिंपल लाइट सनलाइट का यूज किया जाता है। देखिए ये लिख रहे हैं सिंपल लाइट, या फिर क्या बोलते हैं इसी को हम लोग सनलाइट का, हो रहा है। यानी सनलाइट का यूज किया जाता है यहाँ पे देखने के लिए। तो देखे होंगे स्कूल में या पैथोलॉजी में भी देखते हैं आप, जहाँ पे आप जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाने, वहां भी माइक्रोस्कोप नजर पड़ जाता होगा। तो देखते हैं नीचे में ऑब्जेक्ट रखा जाता है और आई को लगाकर देखते हैं, तो जो लेंस ऊपर में एक होता है उसको आईपीएस लेंस कहते हैं, और एक लेंस नीचे में लगा होता है जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो इसको देखने के लिए एक अच्छा लाइट चाहिए। सनलाइट अगर है तो बेहतरीन है, उससे ज्यादा लाइट कहाँ मिलेगा आपको। इसलिए जनरली हम लोग सनलाइट का यूज करते हैं देखने के लिए, यानी खुली जगह में जहां प्रॉपर लाइट आ रहा है वहां पे आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट में यहाँ पे क्या यूज होता है? यहाँ यूज होता है इलेक्ट्रॉन बीम का। क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉन बीम का यूज होता है यहाँ। तो देखिए दोनों में अंतर हो गया, यहाँ सिंपल लाइट सनलाइट, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है इसमें लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरी पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर यानी बड़ा करने की क्षमता। तो ये लेस होगा और इसमें मोर होगा, ज्यादा होगा। देखिए कंपैरिजन में दिख रहा है ये लेस है, यहाँ बड़ा करने की क्षमता कम है और इसका क्या है? ज्यादा है। एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव वर्ड है यहाँ पे, लेस और मोर के लिए। बड़ा करने की क्षमता ज्यादा है। और तीसरा है क्या कि इससे दोनों ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैन बी ऑब्जर्व। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कैन बी ऑब्जर्व। यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है दोनों, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को, जबकि यहाँ पे सिर्फ किसको ही किया जाता है? नॉन लिविंग को। देखिए ये डिफरेंसेस होंगे। तो अब क्वेश्चन आपका होगा कि वायरस का तो स्टडी हम लोग किससे कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं। देखिए जिस समय बना था अर्लियर टाइम की बात कर रहे हैं। आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी डे टू डे एडवांस होते जा रहा है, आज जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है उससे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का स्टडी हो रहा है। लेकिन जिस समय बना था ये, जिस समय इन्वेंट हुआ था, उस समय प्रॉब्लम था इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि वो लिविंग को नहीं देख पाता था। इसका रीजन भी बता दिया क्यों नहीं देख पाता था, तो सिर्फ नॉन लिविंग को यहाँ पे देख पाता था। आप लिखिए इसको। अब हम रीजन को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे आगे कि नॉन लिविंग को ही क्यों देखता था, लिविंग को क्यों नहीं देख पाता, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आप पहले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मिटाएंगे
हो गया सर। लिख लिए सब लोग? कोमल, Yes, sir. चांदनी, आ रहा है समझ में आपको? यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए, देखिए यहाँ क्यों नहीं देख पा रहा था, इस रीजन को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ नॉन लिविंग को ही देख पा रहा है, क्यों लिविंग को क्यों नहीं देख पा रहा है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्यों नहीं देख पा रहा है ये, तो आप जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे आप मोबाइल या टेलीविजन या डेस्कटॉप, आप तीनों से रूबरू है, यहाँ पे आप तीनों को देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं आप। तो देखिए आपके पास जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप्स है या मोबाइल क्या है, आपके पास टेलीविजन है। टेलीविजन में देखिएगा एक चीज कभी गौर कीजिए, वहां पिक्चर कभी स्टे नहीं करता है। टेलीविजन में क्या होता है, देखते हैं एक सीन से दूसरा सीन तीसरा रोटेट करते रहता है, इसलिए हम लोग चलचित्र भी कहते हैं, चलता हुआ चित्र, मतलब वो रुकने वाला नहीं है, वो हमेशा इधर उधर होते रहेगा पिक्चर्स। लेकिन आप अपने लैपटॉप पे किसी भी पिक्चर्स को, डेस्कटॉप पे किसी भी पिक्चर्स को घंटों, 2 घंटे, 10 घंटे भी रोक सकते हैं। तो रोकने की जो वहां पे फैसिलिटी दिया गया है, उसके साथ साथ एक और दिया गया है फैसिलिटी, उसको हम लोग नाम बोलते हैं स्क्रीन सेवर। क्या बोलते हैं? स्क्रीन सेवर। अन्यथा होता क्या है कि जो टेलीविजन पे जो अब तो बहुत अलग अलग क्या आ गए हैं, टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। देखते हैं टेलीविजन पहले था, उसके बाद फिर क्या आ गया बोलते हैं हम लोग, एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, और पुराने क्या क्या भी और आएगा आगे। तो जो नॉर्मल जो पहले टेलीविजन हुआ करता था, उसमें हम लोग बताते थे क्या कि उसके अंदर एक पिक्चर ट्यूब होता था, और वहां से इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के ऊपर आता था, समझ गए? और उस स्क्रीन पे जैसे अगर हम यहाँ पे ह्यूमंस का एक पिक्चर ऐसा दिखा दे, ये एक ह्यूमन है, अगर यहाँ पे ये दिखाया इसे, तो यहाँ पे देखिए हर पॉइंट पे क्या आता था, इलेक्ट्रॉन बीम इधर से तब जाकर ये पिक्चर क्या होता था, ये बन पाता था। समझ गए? स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अब क्या है, समझिए कि आप जब डेस्कटॉप पर जब बैठते हैं काम करने के लिए, तो वहां भी जो भी काम कर रहे हैं, पता चला आपका दोस्त आ गया, आप साथ में उठकर चले गए, डेस्कटॉप पे सही छोड़ दिए, तो क्या होता है देखते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ स्क्रीन पे पिक्चर वगैरह ऐसा रोटेट करने लगता है पूरी तरह से। तो वो एक्चुअल में स्क्रीन सेवर ऑन किया हुआ है, पिक्चर सेट किया हुआ, वही पिक्चर क्या होगा, रोटेट करेगा। अगर वो पिक्चर रोटेट नहीं करता है तो आपका क्या होगा, डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है वो बर्न कर जाएगा। किसके वजह से? क्योंकि एक ही पॉइंट पे बहुत देर तक, पता चला 3-4 घंटे आप बाहर रह के भूल गए उसे बंद करना, तो क्या होगा, 3-4 घंटे तक एक ही पिक्चर रहेगा, एक ही पॉइंट पे वो बीम पड़ रहा है लगातार, तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट जहाँ पे पड़ रहा है बीम, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और स्क्रीन क्या हो सकता है, बर्न कर सकता है। इसलिए देखिएगा कई बार आपको मिलेगा स्क्रीन बर्न, जो डेस्कटॉप उसमें देखिएगा बीच में पॉइंट एकदम काला जैसा दिखेगा। स्क्रीन पे अगर काला धब्बा दिख रहा है, इसका मतलब स्क्रीन बर्न कर चुका है। तो यही कहानी यहाँ पे भी हो रहा था, एकदम सिमिलर। यहाँ पे क्या होता था, देखिए ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों नहीं। देखिए ऐसे दिखाते एक माइक्रोस्कोप यहाँ पे, ही देखिए ये सपोज एक माइक्रोस्कोप है, ऐसा दिखा दिया, और यहाँ पे इस ढंग से ऐसा दिखा रहा है ये, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, दैट इज द लिविंग। क्या ऑब्जेक्ट है ये? लिविंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आता है, इसके ऊपर पड़ रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन बीम दिखा रहा है, ये माइक्रोस्कोप से देखिए इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है। किससे आ रहा है? माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तभी दिखता है। तो यहाँ क्या होता था, हमारा सिंपल सनलाइट की जरूरत पड़ रहा था, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम था। इलेक्ट्रॉन बीम देखिए किसके अंदर से, माइक्रोस्कोप के अंदर से ही रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन बीम। अब जब ये ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, देखेंगे ऑब्जेक्ट पे लगातार इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, जिससे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा गर्म हो जाएगा। यानी जो लिविंग्स को देख रहे हैं हम, वो लिविंग क्या हो जाएगा, देखिए वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। किसके वजह से? ये इलेक्ट्रॉन बीम के वजह से। अब जब गर्म होगा तो लिविंग होगा, तो प्रोटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। यानी अंदर में बोलते हैं ना, लिविंग होगा तो सेल से ना बना होगा,
और सेल के अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, फ्लूइड होगा। अब ये प्रोटोप्लाज्म होगा तो क्या होगा, देखिए गर्म होगा, प्रोटोप्लाज्म जब गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये पेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। इसमें यानी बोलते हैं ना कि आपको गर्मी के दिनों में देखते हैं बॉडी से पसीना निकलता है, वेपोराइज करता है, बाहर निकल कर खत्म हो जाता है वो। तो जब गर्म होगा ये लिविंग तो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म उसका गर्म हो जाएगा और वो वेपर के रूप में क्या होगा, जो वाटर होगा सेल के अंदर वो धीरे धीरे वेपोराइज करेगा, निकलेगा यहाँ से। और ये वेपर कहाँ इंटर कर जाएगा, तो इंटर इनटू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का ये है कि माइक्रोस्कोप में कैसे, तो देखो ये ऐसे ये वेपर के रूप में यहाँ से निकलेगा ये, और ये वेपर हल्का होता है तो सीधा कहाँ जाएगा, धीरे धीरे माइक्रोस्कोप में ही इंटर कर जाएगा ये वेपर। इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटर करेगा तो डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम यानी इलेक्ट्रॉन बीम ही निकलना बंद हो जाएगा। और जब बीम निकलना बंद हो जाएगा तो कुछ दिखने वाला नहीं है ये। तो इस वजह से हम लोग नहीं देख पाते थे स्टार्टिंग में, इस समय बना था, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की उतनी जानकारी नहीं था लोगों को। बाद में बोलते समय के साथ अपडेट होते गया, नए नए टेक्नोलॉजी आते गए, लोगों का ब्रेन भी बढ़ते गया और इसे आज के दिन में ठीक कर लिया गया है। और इसलिए नहीं देखा जा रहा था क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है इस माइक्रोस्कोप का, आपको बता दें लाइट माइक्रोस्कोप, अभी जाइएगा पटना में जहाँ पे लेबोरेटरी का सामान मिलता है वहां से में आपको ये 4 से 5 हजार में मिल जाएगा। 4 से 5 हजार के अंदर में लाइट माइक्रोस्कोप आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत आज लाखों में। जैसे आज हम लोग बोलते हो ना कि सिटी स्कैन मशीन, समझ रहे हो ना, ये सिटी स्कैन मशीन बैठाने में पता चला कि 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए लगते हैं, वैसे इसकी कीमत लाखों में होता है, इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो उस समय भी काफी ज्यादा कॉस्टली था, इसलिए लोग नहीं देख रहे थे क्योंकि माइक्रोस्कोप ही खराब हो जा रहा था वेपर जाने की वजह से। तो पता चला एक झटके में एक लिविंग को देखने में पता चला माइक्रोस्कोप ही गया, इसलिए नहीं देखा जा रहा था किसको, लिविंग को। सिर्फ किसको देखा जा रहा था, नॉन लिविंग को देखा जा रहा था। तो ये एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आज प्रेजेंट डे लिविंग और नॉन लिविंग सबको देखा जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल दिया गया इसके अंदर। हो रहा है क्लियर ये? तो ये था यहाँ पे डिफरेंसेस, यहाँ पे हो गया क्लियर ये, क्यों नहीं देख रहे थे ये। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हमने माइक्रोस्कोप के बारे में आपको थोड़ा सा बताया ये। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें तो स्टडी करना है सेल का, हम लोग फिर से लौटते हैं सेल पे। तो अब बात ये होता है कि आप 9th-10th में भी सेल के बारे में पढ़े थे, किसके बारे में, 9th-10th में सेल के बारे में पढ़े थे। तो वहाँ क्या पढ़े थे आप, आपको बता दें, आपको बताया गया होगा कि एक सेल है तो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। उसके बाद ये भी बताया गया होगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ बताया गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, गोल्गी बॉडी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक होता है। इन सबकी नॉलेज आपको बताया गया, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया भी गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिर इसका स्टडी किया कैसे गया होगा। तो इतना छोटा है जो खुली आंखों से दिख नहीं रहा है, हमें माइक्रोस्कोप उठाना पड़ रहा है यहाँ पे, तो आखिर इसका स्टडी हुआ कैसे होगा, हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखिए वो 9th-10th में जितना पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं, आपको ये सारे टर्म बताए गए होंगे कि सेल के अंदर सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, वेरियस ऑर्गेनेलिज होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, सब कुछ बताया गया आपको। अब दिमाग में है या नहीं है अलग बात है, लेकिन ये सब कुछ 9th-10th तक पढ़ना है ये। लेकिन अब हम लोग उस पॉइंट को छोड़ रहे हैं, हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि आखिर सेल का स्टडी सेल वॉल का कैसे हुआ होगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, उसका स्टडी कैसे हुआ होगा, न्यूक्लियस के बारे में जो लिख दिया 9th-10th के बुक में वो कैसे स्टडी किया गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो लिखा उसका स्टडी आखिर किया गया होगा तभी ना लिखा गया। तो इन सबको आखिर कैसे स्टडी किया गया इसकी बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप के थ्रू। हाँ, माइक्रोस्कोप के थ्रू। लेकिन सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस को रखेंगे तभी ना दिखेगा, तो सेल से न्यूक्लियस को निकालेंगे कैसे। ठीक है, माइक्रोस्कोप से तो जाहिर सा बात है, जब सेल ही माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है उसके अंदर तो और छोटे छोटे न होंगे, तो जब सेल ही छोटा उसके अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, फिर उसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सब रहने वाले कितना छोटा होगा, उसको निकाल कर ही ना स्टडी करना होगा। जैसे अब हम आपको बोले कि माइक्रोस्कोप से देखिए तो अब क्या दिखेगा, हमारा सबसे बाहरी लेयर ये टी शर्ट है, टी शर्ट दिख रहा होगा, अंदर में लंग्स तो नहीं ना दिख जाएगा आपको। नो सर। हाँ,
तो अब उसको तो निकालना ही होगा। लंग्स देखने के लिए क्या करना होगा? देखते हो हार्ट का सर्जरी होता है, तो हार्ट का सर्जरी कैसे होता है? कभी जाने हार्ट का सर्जरी? देखो यहाँ बीच में जो होता है ना एक हड्डी, स्टर्नम कहते हैं उसको, यहाँ से यहाँ ओपन सर्जरी में ऐसे काट देता है डॉक्टर एकदम से। बोलते हो ना लोहा काटे वाला, देखे हो ना मशीन, उनका है लोहा काटता है, वैसे ही लोहा काटने वाला जैसा होता है, एकदम यहाँ से यहाँ काट देता है और ऐसे विंडो की तरह या बोलते हैं ना दरवाजे की तरह खोल देता है, और उसके बाद हार्ट को थोड़ा ऊपर जैसा ला करके उसका सर्जरी करता है और फिर इसको रख करके और बांध देगा। समझ गए? ये अंदर भी बांध देता है, उसके स्टिच कर देगा और एक बड़ा सा पट्टा पहना देगा और कहेगा कि एकदम लेटे रहना है 15 दिन तक, उठना बैठना भी नहीं है, सब बेड पे ही सब होगा। तो आखिर हार्ट को निकालना पड़ा ना Yes, sir. सर्जरी करने के लिए। तब यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि आखिर सेल का स्टडी के लिए जो वेरियस ऑर्गेनेलिज का स्टडी करते हैं, आखिर उसको कैसे किया गया? तो देखिए आप बता रहे हैं, ये 9th-10th में नहीं बताया जाता है, ये 11th में बताया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए टर्म है सेल फ्रैक्शनेशन, अब समझिएगा इसे। टर्म है सेल फ्रैक्शनेशन। देखिए सेल फ्रैक्शनेशन, देखिए फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा होता है, टुकड़ा मतलब स्मॉल, वही चीज है सेल फ्रैक्शनेशन मतलब। अब देखिए हम लोग सेल को टुकड़े करने जा रहे हैं, टुकड़े करेंगे तभी तो अंदर से निकलेगा, वो तोड़े उड़ेगा तभी ना निकलेगा अंदर से न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, तो वही काम करने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में बोलते हैं कि सेल फ्रैक्शनेशन क्या है, तो इट इज ए टेक्निक, इट इज टेक्निक टू सेपरेट या फिर ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, आइसोलेट भी लिख सकते हैं, आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल, various component of cell including cell organelles, including cell organelles। सेल ऑर्गेनेलिस को भी इसमें हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? एक टेक्निक है जिससे हम लोग सेल कंपोनेंट्स को या सेल के क्या होंगे ऑर्गेनेलिस को सेपरेट करते हैं। कौन से? सेल फ्रैक्शनेशन से। इसके बाद एक टर्म आता है, एक और बोलते हैं, देखिएगा सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज टर्म। अब ये सेंट्रीफ्यूज टर्म क्या है यहाँ पे? तो बोलते हैं कि ये एक क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं इसको भी, एक डिवाइस है यहाँ पे, ये समझ गए, जिसका यूज किया जाता है यहाँ पे किसको, तो सेपरेट करने के लिए। क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, इक्विपमेंट which is used to separate cell components। सेल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। यानी समझिएगा एक डिवाइस है, एक मशीन है यहाँ, इसका यूज कर रहे हैं हम लोग सेल के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। और आइए अब कहते हैं कि सेपरेट कैसे होता है, बताते हैं आपको। एक टर्म और भी देते हैं यहाँ पे, एट लोअर स्पीड। देखिए यहाँ पे हम लोग स्पीड करेंगे, उस चलाएंगे, उसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो एट लोअर स्पीड pellet contains larger component। अब आपको समझाते हैं इस पूरी पॉइंट। पहले तो जान लेंगे क्या है सेल फ्रैक्शनेशन। एक टेक्निक है जिससे सेल कंपोनेंट और ऑर्गेनेली को सेपरेट करने का एक टेक्निक है। सेंट्रीफ्यूज क्या है? हमारे पास एक इक्विपमेंट है जिससे हम लोग सेल कंपोनेंट का सेपरेशन में यूज करते हैं इसको। और कहते हैं क्या कह रहे हैं कि एट लोअर स्पीड, यानी सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे, एक स्पीड देंगे यहाँ पे। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बोलते हैं ना कि बाइक चलाते हैं तो आप कम स्पीड होगा तो आपको शरीर पे हवा कम लगेगा थोड़ा, और ज्यादा स्पीड चलाइएगा तो ज्यादा हवा लगेगा शरीर के ऊपर। इसी तरह से बोल रहे हैं यहाँ पे कि एट लोअर स्पीड पायलट क्या होता है ये भी बताते हैं आपको। कंटेन्स लार्जर कंपोनेंट। कैसे कंपोनेंट को कंटेन करता है? लार्जर कंपोनेंट।
अब इधर वाले तो आप लिख लिए होंगे, थोड़ा इधर हम मिटाएंगे और देखिए क्या लिखते हैं, नीचे में भी जगह है यहाँ पे। देखिए अब कैसे करते हैं हम लोग सेपरेट यहाँ। अब कहते हैं कि हमें सेल को लेना होगा, तो कहाँ से सेल लेंगे, तो उठाते हैं ना, फॉरसेप उठाते हैं कुछ परोसने वाला। तो ऐसे किए, यहाँ से ऐसे मारे झटके से, क्या हुआ बोलेंगे कि यहाँ का स्क्रीन थोड़ा सा क्या हो गया, बोलते ना कि स्क्रैच आ गया स्क्रीन में। अब वो स्क्रीन क्या होगा, फॉरसेप पे जो मेटल का जिससे स्क्रैच किए उस पर दिखने लगा स्क्रीन। तो क्या वो सेल होगा, नहीं, वो क्या होगा, टिश्यूज हो, क्या होगा, वो टिश्यूज हो गए। या फिर आपको प्लांट सेल की अगर लेना है तो कोई भी वेजिटेबल उठा लो, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कोई भी वेजिटेबल उठा लो वहां से, और उसके थोड़े से पार्ट को काट लो वहां से, और उसको भी आप कर सकते हैं। तो इजिली हमारे प्लांट तो इजिली अवेलेबल हो जाएगा। एनिमल्स में हम ही लोग अपने पे करते हैं, मारते हैं यहाँ से ऐसे झटके से, स्क्रेच आ जाता है वो स्किन यहाँ से निकलकर। तो इस तरह से हम लोग क्या लेते हैं एक्चुअल में, टिश्यू कर सकते हैं। हमें कभी तो सेल तो मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, टिश्यू मिलेगा, चाहे जहां से भी हम निकालें। तो इस टिश्यू को क्या करते हैं, जैसे घरों में हम लोग बोलते हैं ना ग्रिंडर का यूज करते हैं, मिक्सी मसाले पीसने के लिए बोलते हैं ना ग्रिंडर। उसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं और फिर क्या होता है, स्विच ऑन करते हैं और यहाँ भी ऑन किए, क्या होता है, घूमना शुरू होता है, पूरा ग्रिंड कर देता है। तो उसी ढंग से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रिंडर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ग्रिंडर का, क्योंकि टिश्यू है ना, ग्रुप ऑफ सेल है ये, तो इसको सेल को पहले क्या करना है, अलग करना है। इसलिए क्या करते हैं, इसके लिए भी क्या आता है, ग्रिंडर आता है। देखिए ऐसा दिखा रहा है, इसको क्या करेंगे, तो प्लेस इनटू, ठीक है यहाँ पे, प्लेस इनटू ग्रिंडर, या प्लेसिंग लिखेंगे, प्लेस इन ग्रिंडर, ग्रिंडर में से रखते हैं। देखिए ये ग्रिंडर कुछ किस ढंग का, इस ढंग से ये देखिए, इसी के अंदर क्या हुआ, टिश्यूज को हम लोग कर दिए। देखिए ये टिश्यू, ये क्या है, टिश्यू, ग्रिंडर कर दिए, और इसको क्या करते हैं, ग्रिंड करते हैं। तो जब ग्रिंड करेंगे हम लोग, तो ग्रिंड करने के बाद क्या होगा, मिलेगा, वो बोलते हैं पेस्ट लाइट जैसा मिलता है जनरली हम लोग ग्रिंडर में जब डालते हैं, तो यहाँ जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं होमोजिनेट मिक्सचर, होमोजिनेट मिक्सचर करते हैं। और इसी को क्या करवाना है, अब सेंट्रीफ्यूज करवाना। क्या करवाना है इसे, सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं इसे, होमोजिनेट मिक्सचर को, क्योंकि इसमें सेल जो होगा वो सेपरेट हो गया होगा, क्योंकि टिश्यू डाले हैं, इसको ग्रिंड करवाए होंगे, तो क्या होगा, हमारा सेल टिश्यूज के बीच से सेल लूज हो गया होगा, अलग अलग हो गया होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, उसे होमोजिनेट मिक्सचर ऑफ सेल्स होगा एक्चुअल में। और सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे, अब इस होमोजिनेट को डालेंगे किसके लिए, सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज के लिए भी हमारे पास एक डिवाइस है, सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस कहते हैं उसको। और क्लियर, तो अब देखिए इधर हम थोड़ा मिटा रहे हैं, या फिर आप लिखना चाहे थोड़ा सा पार्ट का लिख सकते हैं इसे। तो देखिए यार, अब हम लोग क्या करवा रहे हैं, इसे सेंट्रीफ्यूज करवाना चाह रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूज देखिए किसको करवाना है, यहाँ पे होमोजिनेट मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करवाना चाह रहे हैं। तो कैसे होता है सेंट्रीफ्यूज, समझिएगा। अब क्या कर रहे हैं, देखिए इस होमोजिनेट मिक्सचर को यहाँ पे ऐसे ट्यूब की तरह दिखा रहे हैं, ये इसके अंदर क्या हुआ, डाल दिया गया है। किसको डाला गया है, होमोजिनेट। अब देखिए यहाँ पे ये होमोजिनेट को डाल दिया गया है इसके अंदर, और ये हमारा कौन है, ये दिखा रहे हैं ना, ये सेंट्रीफ्यूज है, डिवाइस है। इसको यहाँ पे घुमाया जाता है, जैसे बोले ना कि मिक्सचर में भी तो वही हो रहा था, ग्राइंडर में भी अंदर में देखो ब्लेड घूमता है, यहाँ पे ये पूरा डिवाइस को घूमता है, इसके अंदर डाल दिए ना, ये पूरा घूमना शुरू हुआ, अंदर में फ्लूइड जो डाले हैं ना वो भी घूम रहा है। तो कितने स्पीड से हम लोग घुमाते हैं इसको, यहाँ पे बोलते हैं, इसको हम लोग जो स्पीड देते हैं वो 1000, समझ गए, यहाँ पे 1000 जी बोलते जी, कितने मिनट के लिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे 10 मिनट के लिए हम लोग घुमाते हैं। कितने मिनट के लिए, 1000 जी स्पीड से 10 मिनट्स के लिए। तो पता चला क्या कि इसके अंदर
जब घुमा देंगे, देखिए ये स्पीड यानी स्पिन करवाए यहाँ पे, स्पिन करवाए इस स्पीड से 1000 जी, समझ गई है? यानी जी क्या है, तो वो स्पीड को यहाँ पे लिखा है, ग्रेविटी फोर्स है 1000 टाइम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं यहाँ पे, और 3 मिनट्स के लिए घुमाया गया। तो स्पीड करने के बाद जब देखा गया, देखिए नीचे में कुछ ऐसे क्या हुआ, अलग हो गया, और ऊपर में लिक्विड की तरह कुछ। अब ये नीचे में जो था वो देखिए क्या था, इसी को पेलेट कर रहे, देखिए ये पेलेट, यहाँ लिखे थे पैलेट, तो कहते हैं एट लोअर स्पीड पैलेट कंटेन्स लार्जर कंपोनेंट। हमने अभी स्पीड देना शुरू किया, 1000 का ही स्पीड दिया है अभी, सुन रहे हैं कोमल या अर्पणा, सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे, अब ये जो पैलेट है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पैलेट है इसमें क्या होगा, तो लार्जर कंपोनेंट, लार्जर कंपोनेंट। अब ये लार्जर कंपोनेंट में क्या होगा हमारे पास, तो लार्जर कंपोनेंट में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास न्यूक्लियस होगा, समझ गए? क्या होगा, न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस हमारा सेपरेट हो गया। अब अभी और भी बहुत सारा ऊपर में जो है ना, जो ऊपर में है इसको बोलते हैं सुपरनेट, सुपरनेट हो रही है। अब इस सुपरनेट को फिर से दूसरे सेंट्रीफ्यूगल में रखेंगे, देखिए सुपरनेट को, और इस बार जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 20,000 जी, और इस बार 20 मिनट्स के लिए स्पीड घुमाते हैं इसको 20,000 जी से। तो इस बार भी देखिए नीचे में क्या होगा, बैठेगा इस बार भी यहाँ कुछ, तो इस बार क्या होगा, स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया तो क्या होगा, थोड़ा छोटा कंपोनेंट सेपरेट होगा, न्यूक्लियस सबसे बड़ा कंपोनेंट था सेल का, और उससे कुछ छोटे कंपोनेंट और सेपरेट होंगे। इस बार यहाँ जो पैलेट होगा, नीचे जो बैठेगा पैलेट, उसमें क्या होगा, तो जैसे इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस छोटा होता है, क्लोरोप्लास्ट अगर होगा प्लांट से तो क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनेली सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद फिर से ट्रांसफर करेंगे इसको, फिर से डिवाइस करना, फिर डालेंगे इसको, देखिए जो ऊपर वाला बच रहा है सुपरनेट, इसको क्योंकि हमारा तो सेपरेट हो गया प्लेट, उस प्लेट में हमको ये मिल जाएगा, फिर ऊपर से अभी भी बहुत सारा ऑर्गेनाइज होगा, इसलिए फिर से इसको ट्रांसफर करेंगे, और फिर से इस बार 50,000 जी, और 1 आवर्स के लिए, इस बार कितने के लिए, 1 आवर्स के लिए करते हैं इस बार, पूरा क्लियर? ये 1 आवर्स के लिए जब किए, तो इस बार जो पैलेट नीचे बैठा एकदम से, ये इस पैलेट में इस बार क्या होगा, तो आप नाम जानते ही होंगे, पीआर होगा, डीपी होगा, लाइसोसोम होगा, इस तरह की ऑर्गेनेली इस बार सेपरेट हो जाएगी। और अब जो बचा है इसको फिर से ट्रांसफर करेंगे, देखिए ये इस बार जो नीचे बैठेगा पायलट, इस बार स्पीड कितना होगा, तो 1,50,000, 1,50,000 फॉर 1 आवर्स, 1 आवर्स के लिए। तो इस बार हमारा यहाँ मिलेगा क्या, राइबोसोम। देखिए ये स्पीड बढ़ते गया, देखिए 1,000, फिर कितना 20,000, फिर 50,000, फिर कितना 1,50,000 स्पीड की है यहाँ पे। तो जब स्पीड बढ़ते गया तो देखिए हमारा जो कंपोनेंट है सेल का, वो छोटा छोटा कंपोनेंट सेपरेट होते गया है। सबसे कम स्पीड पे देखिए न्यूक्लियस हुआ, और सबसे ज्यादा स्पीड पे कौन हुआ, राइबोसोम। तो यहाँ से कंक्लूड 2 चीज हो गया हमारा, कि सेल का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, और सबसे छोटा कंपोनेंट कौन होता है, राइबोसोम होता है। तो 2 यहाँ पे हमारे नॉलेज की चीज भी निकल गया, यहाँ पे जानने के लिए भी हो गया कि सेल का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन, न्यूक्लियस, क्योंकि वो लोअर स्पीड पे लिखे थे ना कि एट लोअर स्पीड पायलट कंटेन्स लार्जर कंपोनेंट। देखिए 1,000 के स्पीड पे न्यूक्लियस सेपरेट हुआ, और 1,50,000 के स्पीड पे क्या सेपरेट हो रहा है, यहाँ राइबोसोम सेपरेट हो रहा है यहाँ पे। तो एक लार्जर कंपोनेंट भी पता चला और स्मॉलर भी। और इसी ढंग से हमें जिस भी कंपोनेंट्स का, जिस भी ऑर्गेनेलिज का स्टडी करना रहता है, हम लोग इसी ढंग से सेल से क्या करते हैं, उसे सेपरेट करते हैं, और फिर उसको माइक्रोस्कोप पे रख करके क्या करते हैं, उसका डिटेल और स्टडी करते हैं। हाँ समझ में ये। तो इस ढंग से यहाँ पे क्या होता है, सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का तरीका है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ सुपरनेट को हमने यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया, और क्या हो गया, सेपरेशन हो गया यहाँ पे।
तो दीज आर द क्या बोलते हैं मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ क्या बोलते हैं यहाँ पे सेल कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेल्स को, इसको हम लोग सेल फ्रैक्शनेशन के मेथड से क्या करते हैं अलग करते हैं। तो ये चीज आपको 9th-10th में नहीं बताया जाता है, ये 9th-10th से अलग चीज होगी। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे कुछ तो वो बताया गया होगा आपको, बड़ा है क्लियर ये। तो ये था यहाँ पे, इसको भी लिख लीजिए आप। हो गया ना, ये लिख लिए होंगे। कोमल लिख ली? Yes sir, लिख रहे हैं। हो गया सर। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक नई चीज सीखे, वो था क्या सेल्फ फ्रैक्शनेशन। अब हम लोग इससे आगे की अगर बात करें तो फिर आता है वही 9th-10th पे फिर से हम लोग लौटेंगे कि सेल की डिस्कवरी का, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की थोड़ा बात करेंगे, यानी कैसे सेल का डिस्कवरी हुआ इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में भी डिफरेंसेस पढ़े होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में भी डिफरेंसेस पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल हुआ था यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग, तो वो हुआ था यूकैरियोटिक सेल का डिस्कवरी। किसका हुआ था? यूकैरियोटिक सेल। बोलते हैं ना कि हम लोग सेल को भी तो हम लोग कैटेगराइज करके रखे हैं, बांट करके रखे हैं, कि हमारे पास दो टाइप का सेल था। यानी फर्स्ट सेल जिसको हम लोग बात करते हैं जो इस अर्थ प्लेनेट पे बना होगा, सिर्फ सुन लीजिए कहानी जैसा ही, जब अर्थ प्लेनेट बना हमारा, ये पढ़े होंगे आप ज्योग्राफी में भी, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, या बायोलॉजी में भी बताते हैं हम लोग। बिग बैंग थ्योरी जो है उसके अनुसार यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अर्थ प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। इस अर्थ प्लेनेट बनने के बाद इस पे लाइफ आया। क्या आया? लाइफ आया इस अर्थ प्लेनेट पे। अब जो लाइफ आया, बोलते हैं ना कि लाइफ मतलब लिविंग। अब लिविंग होगा तो किससे बना होगा? तो बोलते हैं सेल से बना होगा। तो बात ये होता है कि जो फर्स्ट लाइफ जो आया वो भी तो सेल से ही बना होगा। तो ये भी क्लियर है। देखिए ये बोलते हैं लाइफ जो था वो मेड अप ऑफ सेल था। तो अब हमारे पास बोलते हैं कि सेल को कौन सा सेल था? तो बोलते हैं ये जो फर्स्ट लाइफ आया था जो सेल से बना हुआ था, ये कौन था? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है क्या आज भी है, या बहुत पहले आया था तो खत्म हो गया, या आज भी है? तो आज भी है। अब बोलते हैं कि इसी प्रोकैरियोटिक सेल से इवोल्यूट होकर क्या बना? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बना, इसी से इवोल्यूट होकर बनाया। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में ही इवोल्यूशन हुआ, तब जाकर यूकैरियोटिक बना। और आज हम लोग यूकैरियोटिक हैं, प्लांट जो है वो यूकैरियोटिक है, बहुत सारे लाइफ जो है वो यूकैरियोटिक से बने हुए हैं। तो अब क्वेश्चन होता है कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल भी है? तो है। मतलब ऐसा नहीं समझेंगे कि इवोल्यूशन हो गया तो प्रोकैरियोटिक खत्म हो गया, उसकी जगह यूकैरियोटिक आ गया। यहाँ पे देखिए दो टर्म होता है जो 9th-10th में बड़े ढंग से समझाया है बुक में। एक टर्म होता है इवोल्यूशन कहते हैं, और दूसरा टर्म है प्रोग्रेस। अब ये जो इवोल्यूशन और प्रोग्रेस जो टर्म है यहाँ पे, इसको बड़े ढंग से 9th-10th में ही समझाया है आपको। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है यहाँ पे
कि यहाँ प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म होगा, प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म प्रेजेंट, और यहाँ क्या होगा, नो प्री एग्जिस्टिंग, नो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म। यहाँ कोई प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म नहीं होता। जैसे आप 9 से 10 में आ गए, आपको स्कूल में प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया गया होगा 9 से 10 में आने के लिए, फिर क्या 10 से 11 में जा रहे हैं, उस समय भी प्रोग्रेस रिपोर्ट एक आपको मिलेगा। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि अब 9 में नहीं है आप, वो अवस्थाएं खत्म हो गया आपका, अब आप 10 में आ गए। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे इवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे अब हम लोग बोलते हैं ना, जनरली हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन के बारे में लोग जो जानते हैं और समझते हैं, उसी लैंग्वेज को हम बोल रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि मंकीस लगता है कि ह्यूमन बन गया। आज भी लोग बोलते हैं कि पहले सब बंदर था, आज उसी से क्या हो गया, परिवर्तित होकर ह्यूमन बना। तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं सोचेंगे कि 10 मंकी को हम पकड़ कर लाए और एक रूम में बंद कर दिए और पता चला कि अगले 10 दिन बाद जब रूम खोले तो पता चला 10 ह्यूमन खड़ा है अंदर। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाता है अगर, तो उसको हम लोग इवोल्यूशन नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेस कहेंगे। क्योंकि 10 मंकी को हमने रूम में बंद किया और 10 के 10 क्या हो गया, 10 दिन में ह्यूमन बन गया। तो ये इवोल्यूशन नहीं हुआ, ये प्रोग्रेस हुआ। क्योंकि अब रूम में एक भी मंकी नहीं है। हमारा प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म क्या था, मंकी था, तो मंकी एक भी नहीं है, सब के सब ह्यूमन हो गया। इसका मतलब इवोल्यूशन नहीं, वो प्रोग्रेस हुआ। कहेंगे मंकी का प्रोग्रेस हो गया, ये कहेंगे। लेकिन इवोल्यूशन कब होता है, जैसे आप रास्ते से गुजर रहे हो, समझ गए, और कहीं पे एक भैंस दिखा हो, भैंस मुस्कुरा रहा हो अगर, तो ये इवोल्यूशन हुआ। क्योंकि सारे भैंस नहीं मुस्कुराते हुए दिखेंगे। आपको पता चला कभी कभी एक आध जगह पे ऐसा नजर पड़ा कि भैंस मुस्कुरा रहा है, तो ये इवोल्यूशन हुआ। यानी पहले न मुस्कुराने वाला भी भैंस है अभी, और एक मुस्कुराने वाला भी भैंस दिखा, यानी प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म भी है। यानी ये पहले नहीं मुस्कुराता था, अब इसमें थोड़ा चेंजेस आया जो मुस्कुराना शुरू किया। तो पहले वाला फॉर्म भी है और आज वाला भी फॉर्म हुआ जो नया था वो भी, ये इवोल्यूशन दिखाता है। तो आज हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल भी है और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का बेहतरीन एग्जांपल तो हम ही लोग हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में आज भी जो आप बोलते हो कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, आज भी तो है। घर में रोज हम लोग दूध से दही बनाते हैं, बैक्टीरिया का है वो जगह, बैक्टीरिया भरा हुआ दही में। अगर आपको माइक्रोस्कोप से दही दिखा दिया जाए तो आप खा नहीं पाइए, कहिए इतना बैक्टीरिया कैसे, तो पूरा बैक्टीरिया ही दिख रहा है, दही तो है नहीं। तो बैक्टीरिया आज भी है, और बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। और हम लोग प्लांट जितने भी हैं सब यूकैरियोटिक सेल से। तो जो सेल का डिस्कवरी हुआ था एक्चुअल में, जो रॉबर्ट हुक को हम लोग क्रेडिट देते हैं कि रॉबर्ट हुक सेल को डिस्कवर किए थे, वो कौन से सेल का डिस्कवरी किए थे, यूकैरियोटिक सेल का डिस्कवरी किए थे। क्योंकि प्लांट से उन्होंने खोजा था, और प्लांट जो है वो कैसा है, यूकैरियोटिक सेल, नॉट प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हमारा कौन है, बैक्टीरिया टाइप ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक। हो रहा है क्लियर ये। तो ये था। अब हम लोग आगे वाले क्लास में, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो डिस्कवरी ऑफ सेल को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे जो आप 9th-10th में पढ़े हैं उसी की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हो रहा है क्लियर ये। तो Yes. हमने जब ये बताया कि जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में सेल का डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं, और कौन से सेल का डिस्कवरी हुआ, तो वो यूकैरियोटिक सेल का हुआ। यूकैरियोटिक सेल किससे बना है, तो प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना है। सबसे पहले अर्थ प्लेनेट पे जो लाइफ आया वो प्रोकैरियोटिक सेल आया, यानी बैक्टीरिया तरह की ऑर्गेनिज्म बना होगा सूक्ष्म, जिसको आज माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत है। वही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सबसे पहले आया इस अर्थ प्लेनेट पे, इसको हम लोग आज बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया ही आया सबसे पहले, समझो ऐसे। और उसी बैक्टीरिया से आज इतनी बड़ी डाइवर्सिटी क्रिएट हुआ, इतनी बड़ी लाइफ क्रिएट हो गया यहाँ पे, ये उसी में चेंजेस होते गया। तो इसलिए आज भी बैक्टीरिया है, और उससे जो नए नए जो बने लाइफ वो भी है। इसलिए आज बोलते हैं कि इवोल्यूशन हुआ, प्रोग्रेस नहीं। इवोल्यूशन का मतलब पहले वाला फॉर्म भी रहना चाहिए और नया फॉर्म भी होना चाहिए, और दोनों ही है। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं कि इवोल्यूशन से बना है। ठीक है। Yes, sir. तो यहीं पे समाप्त कर दे रहे हैं अभी।
हाँ ना? Yes, sir.